हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका स्टडी सेंटर बर 94 यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, जिसके हम लघु उत्तरीय प्रश्न 2000 से 24 से 2022 तक के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। यदि आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो हम प्रश्न नंबर 31 है, सूक्ष्म शिक्षण के सोपान क्या हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है इसको देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षण तकनीक है जिसमें एक शिक्षक एक छोटे से समूह को कम समय के लिए विशेष कौशल सिखाता है और फिर उस सत्र का विश्लेषण करता है ताकि सुधार किया जा सके। इसके प्रमुख सोपान चरण निम्नलिखित हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण के चरण 6 होते हैं। यदि पूछे सूक्ष्म शिक्षण का समय कितना होता है तो सूक्ष्म शिक्षण का समय कुल 36 मिनट होता है। अब इसके सोपान निम्न हैं। योजना बनाना या योजना पाठ्य योजना सर्वप्रथम तैयार की जाती है सूक्ष्म शिक्षण में। नंबर 2, शिक्षण या अध्ययन कराता है इसमें छोटे समूह को पढ़ाना। नंबर 3, प्रतिपुष्टि जो उसने पढ़ाया है उसका छात्रों और पर्यवेक्षक से प्रतिक्रिया प्राप्त करता है, फीडबैक लेता है, क्या सही है क्या गलत है। नंबर 4, पुनर्योजना फिर जो प्रतिपुष्टि या फीडबैक देते हैं उसके अनुसार आधार पर योजना में सुधार करता है। नंबर 5 है पुनः शिक्षण, उसको सुधार कर योजना के साथ फिर पुनः उसको अध्ययन कराता है। और नंबर 6 पुनः प्रतिपुष्टि, अब उसको पुनः वह फीडबैक बच्चों से प्राप्त करता है। तो इसके 36 मिनट को इन्हीं 6 भागों में बांटा जाता है। तो योजना तैयार करता है तो वो पहले ही योजना तैयार कर लेता है सूक्ष्म शिक्षण कराने के, तो इसको इस 36 मिनट से बाहर रखा गया है। और शिक्षण अध्ययन के लिए ये 6 मिनट इसे दिए जाते हैं और प्रतिपुष्टि फीडबैक के लिए भी 6 मिनट होते हैं। और पुनर्योजना के आधार पर संशोधन के लिए प्रतिपुष्टि के आधार पर योजना में सुधार के लिए उसे 12 मिनट दिए जाते हैं। और पुनः शिक्षण के लिए भी 6 मिनट और पुनः प्रतिपुष्टि के लिए 6 मिनट दिए जाते हैं। इस प्रकार से सूक्ष्म शिक्षण पूरा 36 मिनट में तैयार किया जाता है या पढ़ाया जाता है। प्रश्न नंबर 32 है, सिर्फ दृश्य सामग्री कैसी होना चाहिए। इसका आंसर है सिर्फ दृश्य सामग्री प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न गुण वाली होनी चाहिए। नंबर 1 है प्रासंगिक या रिलेवेंट, यह पढ़ाए जा रहे विषय से सीधे संबंधित होने चाहिए। सिर्फ दृश्य सामग्री शिक्षण में जो पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित होनी चाहिए। नंबर 2, स्पष्ट और समझने योग्य हो, सामग्री आसानी से समझ में आनी चाहिए। नंबर 3 है आकर्षक, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने वाली और रुचि पैदा करने वाली होनी चाहिए। नंबर 4 है उपलब्ध और सुलभ, आसानी से उपलब्ध और उपयोग करने योग्य होनी चाहिए। नंबर 5 है उद्देश्यपूर्ण, विशिष्ट योजना के उद्देश्यों को पूरे करने वाली होनी चाहिए। नंबर 6 है
किफ़ायती, लागत प्रभावी होनी चाहिए। और नंबर 7 है सुरक्षित उपयोग करने में सुरक्षित होने चाहिए। तो यह शब्दरस सामग्री शिक्षण में इस प्रकार होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 33 है शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम की आधारभूत प्रक्रिया बताइए। तो शैक्षिक दूरदर्शन की कार्यक्रम की आधारभूत प्रक्रिया निम्न है। नंबर 1 आवश्यकता विश्लेषण, शैक्षिक आवश्यकताओं और लक्षित दर्शकों की पहचान करना। नंबर 2 उद्देश्य निर्धारण, कार्यक्रम के सीखने के उद्देश्यों को परिभाषित करना। नंबर 3 है सामग्री विकास, शैक्षिक सामग्री का चयन और विकास करना। नंबर 4 है पटकथा लेखन, कार्यक्रम के लिए विस्तृत पटकथा तैयार करना। नंबर 5 है निर्माण, कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और संपादन करना। नंबर 6 प्रसारण, कार्यक्रम का प्रसारण करना। नंबर 7 मूल्यांकन, कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना और सुधार के लिए प्रतिक्रिया एकत्र करना। प्रश्न नंबर 34 है निदानात्मक शिक्षण के प्रमुख साधनों का उल्लेख कीजिए। तो निदानात्मक शिक्षण विद्यार्थियों की जो समस्या होती हैं उसको पहचानने में सहायक होता है। निदानात्मक शिक्षण के प्रमुख साधन छात्रों की सीखने की कठिनाइयों की पहचान करने में मदद, निदानात्मक परीक्षण विशिष्ट कमजोरियों की पहचान के लिए डिजाइन किए गए परीक्षण है। अवलोकन कक्षा में छात्रों के व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया का अवलोकन करता है। नंबर 3 साक्षात्कार या इंटरव्यू, छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करके जानकारी एकत्र करना होता है। कभी कभी वो साक्षात्कार देकर ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि साक्षात्कार क्या है। तो यह एक मौखिक रूप से वार्तालाप करने की प्रक्रिया है। 4 है व्यक्तिगत केस स्टडी, किसी विशेष छात्र की सीखने की कठिनाइयों का गहन अध्ययन करना। नंबर 5 है संचयी अभिलेख, छात्र के पिछले प्रदर्शन और प्रगति का रिकॉर्ड से निदानात्मक का उसकी समस्या का पता लगाया जा सकता है। और नंबर 6 है त्रुटि विश्लेषण, छात्रों द्वारा की गई गलतियों का विश्लेषण करके उनके कारणों का पता लगाया जा सकता है। तो ये निदानात्मक परीक्षण के किस प्रकार से उनको पता लगाया जा सकता है विधि है। प्रश्न नंबर 35 है किसी एक शिक्षण प्रविधि से को विस्तार से समझाइए। तो व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड को यहाँ पर बताया गया है। तो व्याख्यान विधि क्या है? यह एक प्रविधि शिक्षण की एक पारंपरिक विधि है जिसमें शैक्षिक मौखिक रूप से छात्रों को जानकारी प्रदान करता है। विधि मुख्य रूप से एक तरफा संचार पर आधारित होती है जहाँ शिक्षक बोलता है और छात्र सुनते हैं। व्याख्यान विधि की विशेषताएं क्या हैं? कम समय में बड़ी मात्रा में जानकारी दी जाती है, बड़े समूह के लिए उपयुक्त होती है। नंबर 3 शिक्षक के पास सामग्री पर पूर्ण नियंत्रण होता है क्योंकि शिक्षक ही व्याख्यान के माध्यम से छात्रों को समझाता है। इसकी सीमाएं क्या क्या हैं? छात्रों में सक्रिय भागीदारी कम होती है क्योंकि छात्र व्याख्यान विधि में निष्क्रिय बने रहते हैं। नंबर 2 छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि शिक्षक अपने व्याख्यान पर पढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान देता है।
नंबर 3, नीरसता हो सकती है और छात्रों की एकाग्रता कम हो सकती है। व्याख्यान विधि के उपयोग। नंबर 1, नए विषयों पर परिचय देने के लिए। नंबर 2, सारांश प्रस्तुत करने के लिए। नंबर 3, जटिल अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए। तो ये किसी एक शिक्षण विधि का विस्तार से वर्णन करना था, तो उसके लिए ये चीज़ें हैं। प्रश्न नंबर 36 है, उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं? इस शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली विधियों को समझाइए। तो उपचारात्मक जो निदानात्मक शिक्षण से छात्रों की कमियों को पता लगाया जाता है, उसको सही किया जाता है, उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो इसको आप देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण वह शिक्षण है जो छात्रों को प्रदान किया जाता है जो सीखने में कठिनाइयों का सामना कर रहे या किसी विशेष विषय या कौशल में पिछड़े रहे हैं। इनका उद्देश्य छात्रों की कमजोरियों को दूर करना और उन्हें समान स्तर पर लाना होता है। उपचारात्मक शिक्षण की प्रयुक्त विधियां किन माध्यम से उनकी कठिनाइयों को दूर किया जाता है? नंबर 1 है व्यक्तिगत शिक्षण। प्रत्येक छात्र की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण सामग्री और गति को समायोजित करना जिससे उसकी कठिनाइयों का समाधान हो। नंबर 2, लघु समूह शिक्षण। सीखना सिखाने की समान सीखने की कठिनाइयों वाला छात्रों के छोटे समूहों में पढ़ाना। नंबर 3 है पुनरावृत्ति और अभ्यास। जिस चीज़ में विद्यार्थी को कठिनाई होती है उस चीज़ को या विषय वस्तु को बार बार पुनरावृत्ति या अभ्यास कराने से उसका कठिनाई का समाधान होता है। नंबर 4 है अतिरिक्त सहायता सामग्री। विशेष रूप से डिजाइन की गई कार्य पुस्तिकाएँ, फ्लैश कार्ड या अन्य सामग्री का उपयोग करके उसकी समस्या का निदान किया जाता है। नंबर 5 है प्रेरणा और प्रोत्साहन। छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना और उनकी सफलताओं को पहचानना। नंबर 6 सहकर्मी शिक्षण। ग्रुप या समूह के द्वारा एक या दूसरे छात्र के माध्यम से उसकी कमी का पता लगा के उसे समस्या का निदान किया जाता है। प्रश्न नंबर 37 है छात्र सहभागिता कौशल से आप क्या समझते हैं? कक्ष में छात्र सहभागिता की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर है छात्र सहभागिता कौशल से तात्पर्य उन क्षमताओं से है जो छात्रों को कक्षा की गतिविधियों, चर्चाओं और सीखने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाती है। इसमें प्रश्न पूछना, उत्तर देना, समूह कार्य में भाग लेना, विचार साझा करना और प्रस्तुति देना शामिल है। कक्ष में छात्र सहभागिता की आवश्यकता क्या क्या आवश्यकता है? तो सक्रिय अधिगम हो। सहभागिता छात्रों को निष्क्रिय श्रोता के बजाय सक्रिय शिक्षार्थी बनाती है। नंबर 2 समझ में वृद्धि। चर्चा और प्रश्न पूछने से अवधारणा की गहरी समझ विकसित होती है। नंबर 3 समस्या समाधान कौशल का विकास। तो समूह गतिविधि और चर्चाओं से समस्या समाधान कौशल विकसित होते हैं। नंबर 4 आत्मविश्वास और वृद्धि। भाग लेने से छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है। नंबर 5 है सामाजिक और संचार कौशल का विकास। सहभागिता से छात्रों के सामाजिक और संचार कौशल बेहतर होते हैं। प्रेरणा और रुचि। सक्रिय भागीदारी से छात्रों को सीखने में रुचि और प्रेरणा बढ़ती है। प्रश्न नंबर 38 है
संप्रेषण प्रक्रिया में किन तत्वों का होना आवश्यक है, संक्षेप में लिखिए। तो संप्रेषण की प्रक्रिया के मुख्य तत्व 3 होते हैं। ये ऑप्शन में पूछता है। संप्रेषण प्रक्रिया में प्रभावी संचार के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्व होते हैं। नंबर 1, प्रेषक। संदेश भेजने वाला व्यक्ति प्रेषक या सेंडर होता है। नंबर 2, संदेश, वह जानकारी जिसे प्रेषित किया जाना है। नंबर 3, कूट संकेतन, संकेत संदेश को प्रतीकों या शब्दों में बदलना। नंबर 4, माध्यम, वह तरीका जिसके माध्यम से संदेश भेजा जाता है, मौखिक या लिखित। नंबर 5, प्राप्तकर्ता, संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति। नंबर 6, कूट वाचन, प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश को समझना। नंबर 7, प्रतिपुष्टि, प्राप्तकर्ता द्वारा प्रेषक को दी गई प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि संदेश समझा गया या नहीं समझा गया। प्रश्न नंबर 8, शोर, कोई भी बाधा जो संचार प्रक्रिया को बाधित करती है वो शोर है। तो संप्रेषण के तथ्य थे। प्रश्न नंबर 39 है, शिक्षण अधिगम सामग्री के रखरखाव में बरती जाने वाली सावधानी को स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षण अधिगम सामग्री ATLM है। कभी कभी इसकी अति लघु उत्तरीय प्रश्न में फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसको आप ध्यान रखें। टीचिंग लर्निंग मटेरियल के उचित रखरखाव के लिए निम्न सावधानी बरतनी चाहिए। नंबर 1, स्वच्छता, सामग्री को धूल और गंदगी से बचाकर साफ रखना चाहिए। नंबर 2, सुरक्षित भंडार, सामग्री को टूटने या खोने या खराब होने से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर संग्रहित करने चाहिए। नंबर 3, नियमित जांच, सामग्री की स्थिति की नियमित जांच करनी चाहिए और आवश्यकता अनुसार मरम्मत व प्रतिस्थापन करना चाहिए। नंबर 4 है, छात्रों सही उपयोग, छात्रों और शिक्षकों को सामग्री का सही तरीके से उपयोग करने के लिए निर्देश दिए जाने चाहिए। नंबर 5 है, वर्गीकरण और लेबलिंग, सामग्री को व्यवस्थित रखने और आसानी से खोजने के लिए वर्गीकृत और लेबल किया जाना चाहिए। नंबर 6 है, नमी और कीटों से बचाव, सामग्री को नमी और दीमक और अन्य कीटों से बचाना चाहिए। ये शिक्षण सामग्री को बचाने के लिए सावधानी थी। प्रश्न नंबर 40 है, शिक्षण अधिगम शिक्षण सिद्धांत के प्रमुख आधारों का वर्णन कीजिए। तो शिक्षण सिद्धांत के प्रमुख आधार निम्न हैं। नंबर 1, क्रियाशीलता का सिद्धांत, छात्रों को सीखने की प्रतिक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए जिससे छात्र क्रियाशील बने रहते हैं। नंबर 2, प्रेरणा का सिद्धांत, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना महत्वपूर्ण होता है। नंबर 3, रुचि का सिद्धांत, शिक्षण सामग्री और विधियां छात्रों को की रुचि के अनुरूप होनी चाहिए। नंबर 4 है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं का सम्मान करना चाहिए। नंबर 5, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, शिक्षण के स्पष्ट और परिभाषित उद्देश्य होना चाहिए। नंबर 6, योजना का सिद्धांत, शिक्षण को व्यवस्थित और सुनियोजित होना चाहिए। नंबर 7 है, चयन का सिद्धांत, केवल प्रासंगिक और महत्वपूर्ण सामग्री का चयन किया जाना चाहिए। नंबर 7 है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, महत्वपूर्ण अवधारणाओं की पुनरावृत्ति का अभ्यास आवश्यक है। तो इस प्रश्न में से शिक्षण अधिगम के सिद्धांतों में बहुविकल्पीय में प्रश्न देता है
वो 3 ऑप्शन या सिद्धांत वो देता है और एक नहीं देता है। शिक्षण के निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न पूछता है, तो इसको आप ध्यान रखें। लघु उत्तरीय प्रश्न 2023 का लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 31 है, शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर समझाइए। तो शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर निम्न है। नंबर 1 पहला है उद्देश्य। तो शिक्षण का उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना, समझ विकसित करना और बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना है, जबकि प्रशिक्षण का उद्देश्य किसी विशिष्ट कौशल या कार्य करने की क्षमता विकसित करना है। शिक्षण शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को दिया जाता है, जबकि प्रशिक्षण एक सामान्य शिक्षक को विशिष्ट शिक्षण के माध्यम से उसकी क्षमता को विकसित करने के लिए और व्यवहारिक चीज को सही करने के लिए दिया जाता है। नंबर 2 विषय वस्तु। शिक्षण में व्यापक सैद्धांतिक ज्ञान और अवधारणाएं शामिल होती हैं, जबकि प्रशिक्षण में व्यवहारिक कौशल और विशेष तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। नंबर 3 है अवधि। शिक्षण अक्सर लंबी अवधि तक चलता है, जैसे स्कूल कॉलेज की शिक्षा, जबकि प्रशिक्षण आमतौर पर कम अवधि का और केंद्रित होता है। नंबर 4 है परिणाम। शिक्षण से समग्र व्यक्ति विकास और ज्ञानार्जन होता है, जबकि प्रशिक्षण से किसी विशेष कार्य में क्षमता दक्षता प्राप्त होती है। तो ये शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर हैं, 4 अंतर हैं। प्रश्न नंबर है 32, शिक्षण में उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षण को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है निदानात्मक शिक्षण। इसमें छात्रों की सीखने की कठिनाइयों, कमजोरियों और त्रुटियों का पता लगाया जाता है। इसके लिए विभिन्न परीक्षणों, अवलोकन और बातचीत का उपयोग किया जाता है, ताकि यह समझा जा सके कि छात्र कहाँ और क्यों पिछड़ रहा है। ये निदानात्मक शिक्षण है और उपचारात्मक शिक्षण में उस समस्या का निदान किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक शिक्षण के माध्यम से पहचानी गई कमजोरियों और कठिनाइयों को दूर करने के लिए विशेष शिक्षण विधियों और तकनीकों का उपयोग करना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। इसमें व्यक्तिगत ध्यान, अतिरिक्त अभ्यास और विशिष्ट रणनीतियों का प्रयोग किया जाता है, ताकि छात्र अपनी सीखने की समस्याओं पर काबू पा सके। प्रश्न नंबर 33 है, शिक्षण में मनोरंजन एवं रुचि के सिद्धांतों को समझाइए। तो शिक्षण में मनोरंजन और रुचि के सिद्धांत छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करने और उनकी प्रेरणा बनाए रखने पर केंद्रित हैं। तो मनोरंजन का सिद्धांत, यह सिद्धांत बताता है कि सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक और आकर्षक बनाया जाना चाहिए। खेल, कहानियाँ, पहेलियाँ और रचनात्मक गतिविधियाँ शिक्षण को मनोरंजक बनाती हैं, जिससे छात्र उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। रुचि का सिद्धांत, यह सिद्धांत कहता है कि छात्रों की स्वाभाविक रुचियों को पहचानना और उन्हें शिक्षण में शामिल करना चाहिए। जब विषय वस्तु छात्रों की रुचियों से जुड़ी होती है, तो वे अधिक ध्यान देते हैं और बेहतर सीखते हैं। शिक्षक को छात्रों की जिज्ञासा जगाने और उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए तरीके खोजने चाहिए। ये रुचि का सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 34 है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्लूम द्वारा संपादित शिक्षण के उद्देश्य बताइए। तो ब्लूम द्वारा वर्गीकृत शिक्षण के उद्देश्य 3
उद्देश्य बताए हैं। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार शिक्षण के मुख्य उद्देश्य नंबर 1 ज्ञानात्मक, नंबर 2 भावात्मक और नंबर 3 मनोगत्यात्मक या कृत्रिम क्षेत्रों में विभाजित हैं। ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत 6 स्तर आते हैं। तो यह भी पूछता है कि ब्लूम द्वारा संपादित शिक्षण के उद्देश्य ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत कितने स्तर आते हैं। तो इसके अंतर्गत 6 स्तर आते हैं। नंबर 1 ज्ञान, तथ्यों, परिभाषाओं और अवधारणाओं को याद रखना। नंबर 2 बोध, जानकारी को समझना और उसकी व्याख्या करना। नंबर 3 अनुप्रयोग, सीखे हुए ज्ञान का नई परिस्थितियों में उपयोग करना। नंबर 4 विश्लेषण, जानकारी को उसके घटकों में तोड़ना और उनके संबंधों को समझाना। नंबर 5 संश्लेषण, विभिन्न तत्वों को जोड़कर एक नया ढांचा या विचार बनाना, अब सृजन के रूप में जाना जाता है। नंबर 6 मूल्यांकन, जानकारी या विचारों के मूल का आकलन। तो यह 6 ज्ञानात्मक उद्देश्य के स्तर थे। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, इनको आप ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 35 है, व्यक्तित्व भिन्नता के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में बताइए। तो व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत यह बताता है कि दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति पूरी तरह से एक जैसे नहीं होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और सामाजिक रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत है। इसके लिए संक्षेप में, इस सिद्धांत के अनुसार छात्रों की सीखने की गति, क्षमता, रुचि, प्रेरणा और शैली में अंतर होता है। एक शिक्षक को इन भिन्नताओं को समझना चाहिए और अपनी शिक्षण विधियों, सामग्री और मूल्यांकन को इस तरह से अनुकूलित करना चाहिए जिससे प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। यह एक समान शिक्षण के बजाय व्यक्तिगतकृत शिक्षण पर जोर देता है। ये व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत था। प्रश्न नंबर 36 है, खेल विधि की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तो खेल विधि की आवश्यकता क्या है। नंबर 1 स्वाभाविक विकास, बच्चों के स्वाभाविक विकास के लिए खेल आवश्यक है। नंबर 2 रुचि और प्रेरणा, यह सीखने को मनोरंजक बनाता है और छात्रों की रुचि बढ़ाता है। नंबर 3 है सामाजिक कौशल, खेल के माध्यम से बच्चे सहयोग, नेतृत्व और टीम वर्क सीखते हैं। नंबर 4 शारीरिक विकास, यह शारीरिक स्वास्थ्य और समन्वय को बढ़ावा देता है। खेल विधि का महत्व, सक्रिय अधिगम, छात्र निष्क्रिय श्रोता की बजाय सक्रिय होकर इसमें भागीदार बनते हैं। नंबर 2 समस्या समाधान, खेल अक्सर समस्या समाधान और निर्णय लेने के अवसर प्रदान करते हैं। नंबर 3 है भावात्मक अभिव्यक्ति, यह बच्चों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का सुरक्षित माध्यम प्रदान करता है। नंबर 4 है रचनात्मकता, खेल रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को प्रोत्साहित करता है। प्रश्न नंबर 37 है, विधि एवं प्रविधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। विधि यह शिक्षण प्रक्रिया का एक व्यापक और व्यवस्थित तरीका है। नंबर 2 यह क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है के समग्र
दृष्टिकोण को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि और प्रोजेक्ट विधि मेथड हैं। और पीर विधि, टेक्निक, यह किसी विशेष शिक्षण विधि के भीतर उपयोग की जाने वाली विशेष युक्तियों या कौशल हैं। नंबर 2, कैसे पढ़ाना है के सूक्ष्म और व्यवहारिक पहलुओं पर केंद्रित है। नंबर 3, इसके उदाहरण हैं प्रश्न पूछना, समूह चर्चा, ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना, दृश्य सामग्री का उपयोग करना। ये विधि और प्रविधि में मुख्य अंतर हैं। प्रश्न नंबर 38 है, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बताइए। तो शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के कई महत्वपूर्ण उपयोग हैं। नंबर 1, ई लर्निंग और ऑनलाइन शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान प्रदान करता है। नंबर 2, शिक्षण अधिगम सामग्री, मल्टीमीडिया प्रस्तुतियों से और शैक्षिक सॉफ्टवेयर और इंटरैक्टिव सिमुलेशन का उपयोग करता है। नंबर 3, अनुसंधान और डेटा विश्लेषण, छात्रों और शिक्षकों द्वारा शोध कार्य, डेटा संग्रह और विश्लेषण करता है। नंबर 4 है प्रशासनिक कार्य या स्कूलों कॉलेजों में प्रबंधन रिकॉर्ड कर रखना, परीक्षण परिणाम तैयार करना। नंबर 5 है कौशल विकास, कंप्यूटर साक्षरता और प्रोग्राम जैसे तकनीकी कौशल सिखाना। नंबर 6 है व्यक्तिगत शिक्षा, छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सीखने की सामग्री और गति प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 39 है सहभागी शिक्षण के उद्देश्य बताइए। सहभागी शिक्षण के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं। नंबर 1, सक्रिय भागीदारी, छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना। नंबर 2, गहन समझ, चर्चा और गतिविधियों के माध्यम से विषय की गहरी समझ विकसित करना। नंबर 3, समस्या समाधान कौशल, छात्रों में आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ाना। नंबर 4, सामाजिक कौशल, सहयोग, संचार और टीम वर्क जैसे सामाजिक कौशल विकसित करना। नंबर 5 है प्रेरणा और रुचि, छात्रों की सीखने के प्रति रुचि और आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाना। नंबर 6 है आत्मविश्वास, छात्रों को अपने विचारों को व्यक्त करने और निर्णय लेने में आत्मविश्वास प्रदान करना। प्रश्न नंबर 40 है शिक्षण में व्याख्यान विधि को समझाइए। तो व्याख्यान विधि, इसको हम पिछले पेपर में कर चुके हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 2022, शिक्षा में मानचित्र व चार्ट की उपयोगिता। तो शिक्षा में मानचित्र और चार्ट की क्या उपयोगिता है। शिक्षा में मानचित्रों और चार्टों की उपयोगिता बहुआयामी है। ये दृश्य उपकरण छात्रों को अवधारणाओं को अधिक प्रभावी ढंग से समझने, जानकारी को व्यवस्थित करने और सीखने की प्रक्रिया को अधिक आकर्षित बनाने में मदद करते हैं। मानचित्रों की उपयोगिता भौगोलिक समझ, छात्रों को स्थानों, भूभागों, सीमाओं और विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। नंबर 2, ऐतिहासिक संदर्भ, ऐतिहासिक घटनाओं के स्थानों और उनके भौगोलिक प्रभावों को दर्शाने में सहायक होते हैं। नंबर 3, डेटा प्रतिनिधित्व, जनसंख्या घनत्व, संसाधन वितरण आदि जैसे डेटा को दृश्य रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। ये मानचित्र की उपयोगिता थी। चार्टों की उपयोगिता जानकारी का प्रस्तुतीकरण, जटिल डेटा और जानकारी को सरल और सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करते हैं।
पाई चार्ट, बार ग्राफ। नंबर 2, तुलना और संबंध, विभिन्न तत्वों के बीच तुलना और संबंधों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। नंबर 3 है प्रतिक्रियाओं का चित्रण, किसी प्रक्रिया के चरणों या किसी प्रणाली के घटकों को समझने में मदद करते हैं, जैसे फ्लो चार्ट। प्रश्न नंबर 32 है संप्रेषण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। संप्रेषण के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1, शाब्दिक और अशाब्दिक। तो शाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत मौखिक और लिखित संप्रेषण आता है। बातचीत, भाषा और चर्चाओं के माध्यम से होता है, और लिखित पत्र, ईमेल, रिपोर्ट या किताब आदि के माध्यम से संप्रेषण होता है। तो शाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं मौखिक और लिखित। नंबर 2 है अशाब्दिक संप्रेषण। इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि हाव भाव, शारीरिक भाषा, आँखों का संपर्क, स्पर्श, आवाज़ का लहजा आदि शामिल होते हैं। यह शाब्दिक संप्रेषण को पूरक करता है। यह उसके विपरीत भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 33 है क्रियाशीलता के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है। इसके मुख्य सिद्धांत हैं करके सीखना, छात्र स्वयं गतिविधियों में संलग्न होकर सबसे अच्छा सीखते हैं। नंबर 2, अनुभवजन्य सीखना, वास्तविक जीवन के अनुभवों और प्रयोगों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना। नंबर 3 है समस्या समाधान, छात्रों को समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे उनकी तार्किक और आलोचनात्मक सोच विकसित होती है। नंबर 4, सहभागी अधिगम, सामूहिक गतिविधियों और चर्चाओं के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। प्रश्न नंबर 34 है शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर। तो इसके लिए हम कर चुके हैं, एक बार और देखते हैं। शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों सीखने की प्रक्रिया से संबंधित हैं, लेकिन उनके उद्देश्य और विधियों में अंतर है। शिक्षण के उद्देश्य ज्ञान, समझ और अवधारणाओं को विकसित करना व्यापक और सैद्धांतिक पहलुओं पर केंद्रित है। नंबर 2, अवधि आमतौर पर लंबी अवधि का होता है, जैसे स्कूल कॉलेजों में शिक्षण। नंबर 3, लक्ष्य व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व और बौद्धिक क्षमता का विकास करता है। और प्रशिक्षण विशिष्ट कौशल या क्षमताओं को विकसित करना व्यवहारिक और कार्य उन्मुख होता है। इसकी अवधि आमतौर पर कम अवधि होती है। इसका लक्ष्य किसी विशेष कार्य या भूमिका के लिए दक्षता प्राप्त करना। इसका प्रश्न नंबर 35 है उपचारात्मक शिक्षण को स्पष्ट कीजिए। तो उपचारात्मक शिक्षण एक विशेष प्रकार का शिक्षण है, जिसका उद्देश्य उन छात्रों की मदद करना जो किसी विषय या अवधारणा में सीखने की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं या शैक्षिक रूप से पिछड़ गए हैं। इनका मुख्य लक्ष्य छात्रों की कमजोरियों की पहचान करना और उन्हें दूर करने के लिए व्यक्तिगत या छोटे समूह में अतिरिक्त सहायता प्रदान करना, ताकि वे अपनी कक्षा में के अन्य छात्रों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। प्रश्न नंबर 36 है सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया को समझाइए। तो सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया को हम कर चुके हैं। प्रश्न नंबर
37 है, बहुक्षेत्रीय शिक्षण से आप से क्या अभिप्राय है? तो बहुक्षेत्रीय शिक्षण या से अभिप्राय ऐसे शिक्षण दृष्टिकोण से है जहां विभिन्न विषयों या ज्ञान के क्षेत्रों को एक साथ एकीकृत करके पढ़ाया जाता है। इसका लक्ष्य छात्रों को किसी एक विषय की सीमाओं से परे जाकर विभिन्न दृष्टिकोणों से समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने में सक्षम बनाना है। उदाहरण के लिए, एक परियोजना में विज्ञान, इतिहास और कला को एक साथ जोड़कर पढ़ाना बहुक्षेत्रीय शिक्षण है। प्रश्न नंबर 38 है, कथन युक्ति को स्पष्ट कीजिए। कथन युक्ति से तात्पर्य शिक्षण में उन तरीकों या तकनीकों से है जिनका उपयोग शिक्षक छात्रों के सामने जानकारी, नियम, सिद्धांतों या निर्देश प्रस्तुत करने के लिए करते हैं। यह एक स्पष्ट और संक्षिप्त तरीके से जानकारी देने पर केंद्रित होती है ताकि छात्र उसे आसानी से समझ सकें। इसमें व्याख्या करना, उदाहरण देना, नियम बताना आदि शामिल होते हैं। कथन युक्ति कहलाता है। प्रश्न नंबर 39 है, शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या है? तो शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि छात्रों को सीखने के लिए आंतरिक या बाहरी रूप से प्रेरित करना महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत बताता है कि जब छात्र प्रेरित होते हैं तो वे सीखने की प्रक्रिया में अधिक रुचि लेते हैं और सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। अभिप्रेरणा विभिन्न रूपों में हो सकती है, जैसे प्रशंसा, पुरस्कार, रुचि उत्पन्न करना, लक्ष्य निर्धारित करना आदि। प्रश्न नंबर 40 है, अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना क्या है? तो अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना से तात्पर्य उन विशिष्ट ज्ञान, कौशल और क्षमताओं से है जिनकी एक छात्र से किसी विशेष कक्षा स्तर पाठ्यक्रम के अंत तक प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है। यह एक बेंचमार्क या मानक निर्धारित करता है जिसके आधार पर छात्र की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे सभी छात्र एक निश्चित न्यूनतम स्तर की दक्षता प्राप्त करें। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को दिशा प्रदान करता है। यहाँ पर 2024 से 2022 तक के लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो चुके हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको इस क्लास की PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं या डायरेक्ट हमारे नंबर 8188852568 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको फ्री PDF उपलब्ध हो जाएगी।